जन विज्ञान के अनुसार भारत में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। एक तरह के लोग वे हैं जिनका कद छोटा, रंग काला, नाक चौड़ी और बाल घुंघराले होते हैं। इस जाति के लोग अक्सर जंगलों में बसते हैं। ये ही लोग उन आदिवासियों की संतान हैं जो आर्यों और द्रविड़ों के आगमन के पूर्व इस देश में आकर बसे थे और जो शायद जंगली जीवन के आदी होने के कारण अब तक भी शहरों से दूर जंगलों में ही रहने में सुख मानते हैं। एक दूसरे तरह के लोग वे हैं जिनका कद छोटा, रंग काला, मस्तक लंबा, सिर के बाल घने और नाक खड़ी और चौड़ी होती है। रंग कद में ये आदिवासी लोगों से थोड़ी समानता रखते हैं, लेकिन ये उनसे बिल्कुल अलग हैं। विंध्याचल के नीचे पूरे दक्षिण भारत में इन्हीं लोगों की प्रधानता है। ये द्रविड़ जाति के लोग हैं जिनके पूर्वज कभी आर्यों से भी पूर्व इस देश में आए थे और जिन्होंने पहले पहल भारत में नगर सभ्यता की नींव डाली थी। तीसरी जाति के लोगों का कद लंबा, रंग गेहुआ या गोरा, दाढ़ी मूंछ घनी, मस्तक लंबा और नाक पतली और नुकीली होती है। ये आर्य जाति के लोग हैं। आरंभिक आर्यों के जिस रंग रूप का वर्णन पुराने साहित्य में मिलता है वह अब बहुत कुछ बदल चुका है। कारण शायद ये है कि भारत की जलवायु उष्ण है और कहा जाता है कि उष्णता से रंग काला पड़ जाता है। फिर द्रविड़ों और आदिवासियों के साथ उनका जो वैवाहिक मिश्रण हुआ है उसके चलते भी आर्यों का पहले का रंग अब काफी फीका पड़ गया है। एक चौथे प्रकार के लोग वर्मा, असम, भूटान और नेपाल में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरी बंगाल और कश्मीर के उत्तरी किनारे पर पाए जाते हैं। इनका मस्तक चौड़ा, रंग काला या पीला, आकृति चिपटी, नाक चौड़ी और पसरी हुई होती है। इनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ भी कम उगती है। ये मंगोल जाति के लोग हैं जो भारत में तिब्बत और चीन से उस समय आए जब आर्य यहाँ पुराने हो चुके थे और जब निग्रो, ऑस्ट्रिक, द्राविड़ और आर्य जातियों की संस्कृतियों के मेल से भारत में आर्य या हिंदू सभ्यता की नींव भली भांति डाली जा चुकी थी। इंडो एशियन कल्चर 1954 ईस्वी में प्रकाशित अपने निबंध में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने यह अनुमान लगाया है कि मंगोल जाति के लोग आर्यों के आगमन के पूर्व भारत में बस चुके थे, क्योंकि किरात नाम आर्यों के प्रारंभिक साहित्य में ही मिलने लगता है। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल में आर्य, द्राविड़, आदिवासी और मंगोल इन 4 जातियों को लेकर भारतीय जनता की रचना हुई थी। हम जिन्हें आदिवासी कहते हैं उनके बीच निग्रो और ऑस्ट्रिक नामक इन दोनों जातियों के लोग शामिल हैं, जो जातियां द्रविड़ों से पूर्व इस देश में आई थी। निग्रो और ऑस्ट्रिक जातियों के मिश्रण से बने हुए लोग मुंड या शवर भी कहे जाते हैं। इसी प्रकार मंगोल जाति वालों का भी प्राचीन नाम किरात है। भाषा की दृष्टि से देखने पर इस देश में 76% आर्यभाषी, 20% द्रविड़ भाषी और 3% शवर किरात भाषी है। मंगोल जाति के लोगों की भाषा तिब्बती चीनी परिवार की भाषा है, लेकिन उस पर आर्य भाषाओं का भी प्रभाव है। द्राविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु है। इन भाषाओं के अनेक शब्द और प्रयोग आर्य भाषाओं में आ गए हैं और संस्कृत के भी बहुत से शब्द द्राविड़ भाषाओं में मिल चुके हैं। लेकिन तब भी दक्षिण भारत की ये 4 भाषाएं दक्षिण में ही प्रचलित है। दक्षिण भारत से बाहर 2-1 जगहों पर इनके निशान मिलते हैं, जो इस बात की यादगार है कि कभी द्रविड़ लोग भारत भर में फैले हुए थे। जैसे कि बलूचिस्तान की ब्रहुई भाषा द्रविड़ भाषा है और बिहार के आदिवासियों की औराव जाति जो भाषा बोलती है वह भी द्रविड़ी से मिलती जुलती है। लेकिन अब पंडित इस विषय में संदेह करने लगे हैं कि ब्रहुई और मुंड भाषाएं क्या सचमुच ही द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। आदिवासियों के बीच और भी कई बोलियां प्रचलित हैं, जो वर्गीकरण की दृष्टि से ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा समूहों में रखी जाती है। हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, असमी, गुरखाली और कश्मीरी आदि भाषाएं आर्य भाषाएं हैं, जो संस्कृत की परंपरा से उत्पन्न हुई है। भारत से बाहर आर्य भाषाओं का संबंध हिंद जर्मन भाषा समूह से है। कहते हैं हिंद जर्मन भाषाएं बोलने वाले लोग किसी समय एक ही जगह पर रहते थे और उसी कबीले की भाषा से संसार की समस्त आर्य भाषाएं निकली है। प्राचीन पारसी, यूनानी,
लातीनी, केल्ट, ट्यूतनी, जर्मन और स्लाव आदि भाषाओं के साथ हमारी संस्कृत का बहुत निकट का संबंध था और वह नाता उनके आजकल के वंशजों के साथ भी चला आता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा थी और अब इटली, फ्रांस और स्पेन में उसकी वंशज भाषाएं मौजूद है। प्राचीन केल्ट की मुख्य वंशज आजकल की गैलिक यानी कि आयरलैंड की भाषा है। जर्मन, ओलंदेज, अंग्रेजी, डैन, स्वीडिश आदि भाषाएं जर्मन या ट्यूतनी परिवार की हैं। रूस और पूर्वी यूरोप की भाषाएं स्लाव परिवार की हैं। इन सब भाषाओं का परिवार आर्य वंश कहलाता है। वेद सारी मनुष्य जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है। 19वीं सदी में जब इस सत्य का प्रचार हुआ तब विश्व भर के अनेक विद्वान संस्कृत का अध्ययन करने लगे और इसी अध्ययन के परिणाम स्वरूप आर्य वंश के विस्तृत इतिहास की रचना की जाने लगी। संस्कृत को सभी आर्यों की मूल भाषा सिद्ध करते हुए मैक्स मूलर ने लिखा था कि संसार भर की आर्य भाषाओं में जितने भी शब्द हैं वे संस्कृत की सिर्फ 500 वस्तुओं से निकले हैं। विभिन्न भाषाओं के आधार पर भारत में जातियों की जो पहचान की गई है उसका उल्लेख करते हुए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा है, भारतीय जनता की रचना जिन लोगों को लेकर हुई है वे खास तौर पर 3 भाषाओं में विभक्त किए जा सकते हैं, यानी कि औश्रिक या आग्नेय, द्राविड़ और हिंदू यूरोपीय। निग्रो से लेकर आर्य तक जो भी लोग इस देश में आए उनकी भाषाएं इन भाषाओं के भीतर समाई हुई है। असल में भारतीय जनता की रचना आर्यों के आगमन के बाद ही पूरी हो गई और जिसे हम आर्य या हिंदू सभ्यता कहते हैं उसकी नींव भी तभी बांध दी गई। आर्यों ने भारत में जातियों और संस्कृतियों का जो समन्वय किया उसी से हमारे हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति का निर्माण हुआ। बाद में मंगोल, यूनानी, यूची, शक, आबेर, हुण और तुर्क जो भी आए उन्हें इस समन्वय में दखल अंदाजी करने की हिम्मत नहीं हुई और वे समर्पण के भाव से इस समन्वय के सामने सिर झुकाते और उसमें विलीन होते चले गए। इस स्थिति को देखते हुए श्री जयचंद्र विद्यालंकार ने एक सूक्ति कही है कि भारत की जनता मुख्यतः आर्य और द्रविड़ नस्लों की बनी हुई है और उसमें थोड़ी सी छोंक शवर और किरात की है। सच तो यह है कि रक्त, भाषा और संस्कृति सभी दृष्टियों से भारत की जनता अनेक मिश्रणों से युक्त है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।